नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की विषय गणित का मॉडल पेपर यानी जो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं और पूछे जाते रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो आप ज़रूर एक बार इन प्रश्नों को अच्छे से देख भी लीजिए और सभी प्रश्नों के संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये 5 प्रश्न आएंगे आपको, और इसके बाद 5 खाली स्थान भी हमें इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ देखें, ये 9, 10 तक ये खाली स्थान रहेंगे और फिर इसके बाद ये देखें तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी हमारे 11, 12, 13, 14, 15, 16 प्रश्न, 16 तक के ये जो प्रश्न रहेंगे यह हमारे 3-3 अंक के रहने वाले हैं। और यहाँ से देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न 17, 18 और 6 प्रश्न है 17, 18, 19, इस प्रकार से 19, 20, 21, 22 तक के हमारे 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हमें प्रश्न आगे जो दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 4 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से 22वां प्रश्न के बाद 23 प्रश्न, 24 प्रश्न, ये 5-5 अंक के प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक 5 अंक का प्रश्न पूछा जाना है। इस प्रकार से हमारे 24 तक के ये प्रश्न दिए गए। इसके बाद देखें, ये 26वां प्रश्न, 25 और ये 26 प्रश्न दिए गए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर और इनके हल किस प्रकार से हमें करना है तो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एक एक प्रश्न को मैं आपको समझा रहा हूं। आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर किस प्रकार से हमें हल करके लिखना है यहाँ देखिएगा। सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हमें हल करना है। यहाँ देखें, इसमें दिया गया प्रश्न 1 पर शून्य की घात धन 2 पर शून्य की घात धन 3 पर शून्य की घात, इसका मान 0, 1, 2, 3 में से क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ हमें मालूम है कि 1 पर शून्य की घात, इसका मतलब होता है 1। 2 पर शून्य की घात लगी हुई है, इसका मतलब भी होता है 1, ठीक है ना। इसके बाद धन लगाना है 3 पर शून्य की घात, 3 पर शून्य की घात का मतलब भी होता है 1। तो इस प्रकार से 1 धन 1 कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1, 2, 3। तो दा वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 2, इसमें जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता बताइए। जब हमारी संख्या पे 2 आता है प्रायिकता, तो जब हम पासे को फेंकते हैं तो अब देखेंगे कि इसमें पासे में 6 अंक होते हैं। तो अकेले 2 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। क्या होगी? 1/6। किस में दिया? आ वाले प्रश्न में दिया गया। हमारा यह उत्तर सही होगा। इसके बाद देखें, आगे देखिएगा, प्रश्न इसका तीसरा दिया गया है। इसमें दिया गया था कि ऋण 10 x वर्ग y का गुणांक है। तो इसमें ऋण 10 x वर्ग y, 10 x वर्ग y, इसका हमें गुणांक लिखना है कि इसका गुणांक क्या है। तो ऋण 10 है, अकेली संख्या ऋण 10, x वर्ग y इसका गुणांक ऋण 10 है। तो ये ऋण 10 इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न चौथा में दिया गया कि यह बहुपद दिया है 7 धन y धन 5x, कौन सा बहुपद है। तो ये त्रिपदी बहुपद है। एक पद, यहाँ 2 पद, ये 3 पद दिए गए हैं, तो हम इसको त्रिपद बोलते हैं। ये त्रिपदी बहुपद है। सा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद, ठीक। आगे देखें, इसमें दिया गया है प्रश्न पांचवा में दिया कि वर्ग अंतराल 20-30 में निम्न सीमा है। तो इसकी निम्न सीमा कौन सी होगी भाई? ये 20 निम्न सीमा होती है और 30 उच्च सीमा होगी। तो इसमें 20 जो है निम्न सीमा है। इसका आ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही हमें उत्तर के रूप में लिखना है, ठीक। अब देखेंगे, यहाँ से दिए गए हैं प्रश्न 6 में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए आप यहाँ पर, ये दिए गए हैं प्रश्न 6वां, किसी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता। जब हमारी कोई घटना घटती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। क्या होती है? 1 लिख देना है। 4 पर ऋण 3 की घात का मान होगा। अब देखें हम कि 4 पर ऋण 3 की घात है, यानी हमारा घातांक का नियम कहता है कि किसी संख्या पर ऋण की घात है तो उसको 1 बटे यह घात 4 पर 3 की धनात्मक बन जाती है। और
1 पर 4 पर 3 की घात 1/4 गुणित 4 गुणित 4 यह हो जाएगा। और यह घात 4 चौके 16, 16 चौके 64, 1/64 हो जाएगी। तो इसका मान होगा 1/64, यह हमारा उत्तर होगा। वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। कैसी होती हैं? समान। तो यहाँ भर देना है समान। ठीक, ये हमारे खाली स्थान हैं। इसके बाद अगले खाली स्थानों को यहाँ देखिए। यहाँ देखिए समकोण प्रश्न 9 में दिया है कि समकोण का मान होता है, समकोण यानी 90 अंश, तो समकोण का मान होता है 90 अंश। ठीक है, ये हमें लिख देना है। 48/15 का मानक रूप होगा। अब हमें 48/15 दिया गया, तो 48/15 को आपको काट देना, भाग देना, 3 से भाग दे दीजिए। 3 5 15, यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3, बचेगी 1 18, 3 6 18, यानी 16/5। ये 16/5 आपको यहाँ उत्तर में लिख देना है। ठीक है, ये 16/5 आ जाएगा। अब यहाँ से दिए गए अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में देखें तो यहाँ बारंबारता किसे कहते हैं, ये दिया गया है प्रश्न। तो इस प्रश्न में इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी संख्या या घटना के एक बार समूह में जितनी बार घटना घटित होती है उसे उसकी बारंबारता कहते हैं। ये हमको इसका प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, ये हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए। इसके बाद ये 12वां प्रश्न देखिए। तो 12वें प्रश्न में दिया गया है कि इसमें दिया है कि 5x ऋण 3 बराबर x धन 2 को हल कीजिए। तो अब ये देखो यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है। क्या है ये समीकरण में 5x ऋण 3 और ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी दोनों तरफ हमारे व्यंजक दिए गए हैं। तो हमें कौन सी विधि लगाना है? पक्षांतर विधि। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। 5x ऋण 3 बराबर x धन 2। ठीक है, यहाँ हल लिख लेंगे कि हल, और यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। x का पक्षांतर क्या करेंगे? इस तरफ ले आएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका पक्षांतर हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखना या 5x ऋण x, ये x इधर आ गया और 3 को हम कहाँ लिख जाएंगे? इस 2 की जगह पे ये भी धन के 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से 2 धन 3। ठीक है, ये 2 धन 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा? हम यहाँ पे लिखेंगे 5x में से 1 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 4x बराबर 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा? 5, और ये गुणांक है तो इसको बटे में लिखते हैं 4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। इसी प्रकार से ये व्यंजक देखिए, अब ये व्यंजक दे दिया गया 13वें प्रश्न में, तो इसको व्यंजक को भी इसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ लिख देंगे इसमें हल। ठीक है, 3x, इसको एक बार फिर से उतार देंगे। 3x ऋण 4x ऋण 5 और धन 3। इस प्रकार से 3x जो है कोष्टक में ये जो संख्या है इसके अंदर जो संख्या दी गई है 3x का अंदर गुणा कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए बराबर में लिख देंगे कि 3x गुणित 4x और ऋण 5 में भी 3x का गुणा कर देंगे तो ऋण 5 गुणित 3x धन ये 3 ज्यों का त्यों। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12x का x में गुणा होगा तो x पर 2 की घात आ जाएगी, और यहाँ पर 5 3 15x, ये हो जाएंगे 15x धन 3। तो इस प्रकार से इसमें कोई संख्या नहीं जुड़ना है, सीधा हमारा ये क्या हो जाएगा? व्यंजक का हल हो जाएगा। ये जो यहाँ पे व्यंजक निकल आएगा यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इसको लिख दीजिए कि यह हमारा उत्तर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक देखिए। यहाँ पर से प्रश्न क्रमांक 14 देखिएगा। 14 में प्रश्न में दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 7x है और चौड़ाई 2x धन 1 है।
यहाँ देखिए 14वां प्रश्न और 14वें प्रश्न में ये पूरा दिया गया है, तो इसको हम यहीं हल करते हैं। यहाँ देखें, ये आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ पे लिख लें कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये इस प्रश्न में है। ठीक है, इसमें नहीं आया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप तो ये लिख लें और यहाँ पे लिखें इसका हल। क्या लिखेंगे हम? हल। कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे लंबाई गुणित चौड़ाई ये लिख देना है। ये सूत्र जरूरी है लिखना, जब सूत्र लिखेंगे तभी तो हमारा प्रश्न हल होगा। यहाँ पे बराबर लगाते हुए लंबाई की जगह लंबाई रख दीजिए, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख दीजिए, तो लंबाई दी गई है 7x और गुणित, ये गुणित चौड़ाई दी गई है 2x धन 1। अभी जैसा हल किया है ना 13वां प्रश्न, बिल्कुल वैसे ही बन गया। 7x का 2x और धन 1 में गुणा कर दीजिए, सो 7x गुणित 2x और धन 7x का 1 में गुणा करना है, तो यहाँ गुणित 1 और 7 का 2 में 7 दूनी, ये आ जाएंगे 14x पर 2 की घात आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा? धन का मिल जाएगा 7 एकम 7x, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें उत्तर को लिखना है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न दिया गया है, इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है कि 800 रुपये का 15% ज्ञात कीजिए। कितने का? 800 रुपये का 15% कितना होगा, यह हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए, इसको 800 रुपये का 15% कितना आ जाएगा? 800 लिखेंगे ऐसा, 800 का 15 ऐसा प्रतिशत बना लीजिए, 15% बराबर 800 लिख करके गुणा का, यानी गुणा, और यह आ जाएगा 15% यानी बटे 100, ये बटे 100, शून्य काट दीजिए, 2 शून्य नीचे से कट जाएंगे, 2 ऊपर से कट जाएंगे, 15 का 8 में गुणा करना है। ठीक है, तो 15 गुणित 8 लिख करके गुणा कर दें, या 15 8 120 ऐसा लिख दीजिए, या 15 गुणित 8 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? बराबर में 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 हासिल की 12, 120, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 8वें प्रश्न का हमारा, इसका 15वें प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद आगे देखिएगा हल, प्रश्न क्रमांक 16वें प्रश्न में दिया गया है कि एक बेलन की त्रिज्या, यहाँ देखें, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आपको बेलन के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर वर्ग एच। तो यहाँ लिखना है कि बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन, ये सूत्र है इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर का वर्ग और एच। इस प्रकार से आपको बेलन के आयतन का सूत्र लिख देना है, पाई आर वर्ग एच, और आगे इसका हमें हल लिख देना है। तो यहाँ देखें, पाई का मान मैंने बताया था कि पाई बराबर लिख देना है कि पाई बराबर 22/7, पाई का मान होता है ये, इसको पाई बोला जाता है। ये दो डंडी ऐसी खींच देते हैं और ये इसको क्या बोलते हैं? पाई। ठीक, पाई का मान 22/7 यहाँ लिखेंगे, 22/7। आर का मान देखो, त्रिज्या कहलाती है आर, रेडियस, तो ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है, तो आर की जगह पर 7 लिखें, यानी 7 लिख के ऐसा वर्ग लगा दें, और गुणित में एच कितना दिया? एच यानी ऊंचाई, हाइट बोलते हैं एच, ये 8 दी गई है, यहाँ पे 8 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये इस 7 से 7 एकम 7 और इसका ये वर्ग कट जाएगा, 22 गुणित 7 गुणित 8, तो 22 का गुणा कर देना है, 22 गुणित 7 गुणित 8, ये आ जाएगा 8 7 56 आएंगे, 22 गुणित 56 लिख दें, 22 गुणित 56, इस प्रकार से आपको गुणा करते चलना है। 22 का गुणा करिए या 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पूरा हल कर लीजिए अलग से, इस प्रकार से हल कर लेना है आपको कि 22 गुणित 56 और बराबर में यहाँ उत्तर लिख देना है। तो करिए, एक एक का गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12 की 2 हासिल आएगी 1, 6 दूनी 12 1 13, और यहाँ पर आ जाएंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11,
इस प्रकार से ये आ जाएंगे हमारे 32, एक एक दो, एक 12, 1232, 1232 ये हमारा आयतन आ जाएगा। सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? घन सेंटीमीटर। आयतन है इसलिए इसको घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है। ठीक, तो ये हमारा इसका हल हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 में का। ऐसा ही आपको परीक्षा में हल करना है प्रत्येक प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, तो कैसे करते हैं हम इसको? वह संख्या ज्ञात करने के लिए तो हम 256 के क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। और इसको जो है यहाँ देखिएगा, आपको सवाल समझ में आ गया है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 256 को गुणा करें तो पूर्ण घन बन जाए। अभी ये 256 पूर्ण घन नहीं है, इसको आप यहाँ समझिएगा। इस तरीके से समझेंगे हम इसको। सबसे पहले 256 के क्या करेंगे? इस प्रकार से 256 लिखेंगे और इनके हम ऐसे गुणनखंड कर लेंगे। दो का भाग लगा करके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 ऐसा कर लीजिए। 2 छः 12, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का कर देंगे तो यहाँ 16 दूनी 32 आ जाएगा। यहाँ आ जाएंगे 8 दूनी 16। ठीक है, ये 2 का आपको भाग लगाते चलना है। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 ये आ जाएंगे। ठीक है, इनके हमें यहाँ पे हल लिखते हुए इस प्रकार से लिखना है। हल लिखेंगे और हल लिखते हुए हमें 256 लिखेंगे और ऐसा वर्गमूल लगाते हुए पूरा ऐसा वर्गमूल लगा देना है। और ये सभी जो यहाँ पे संख्या आई हुई है, आठों 2 2 2 को आठों बार लिख लेना है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, ये 2 गुणित 2 इस प्रकार से लिखना। अब देखें यहाँ पे पूर्ण घन बनाना है तो हमें 3 3 के समूह बनाना होंगे। ये देखें, ये 3 3 के समूह बन जाएंगे। अब यहाँ पे 3 का समूह नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में 2 के समूह में 1 2 नहीं है या युग्म में। ठीक है, इसमें लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में। यहाँ लिखिएगा अभाज्य, अभाज्य ये गुणनखंड है। कौन से गुणनखंड है? अभाज्य। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देना अभाज्य गुणनखंड में कौन सा युग्म नहीं है? अभाज्य गुणनखंड का 2 का युग्म नहीं है। 2 का युग्म नहीं है। ठीक है ना, ये 2 2 के युग्म बनाए ना अपन, 2 2 का, ये 3 3 के युग्म बनाए तो 2 का युग्म नहीं है। ठीक है, 2 का जोड़ा नहीं बना है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? अतः 2 से भाग देने पर, अतः संख्या में 2 से क्या करना अपन को? गुणा करना है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अतः संख्या में 2 से गुणा करने पर, भाग वाला नहीं है गुणा वाला है, गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण घन होगी। वह संख्या पूर्ण, यदि घन इसकी आती है पूर्ण घन होगी। बस ये आपको उत्तर लिख देना है इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए प्रश्न 18 दिया है कि किसी संख्या का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? अब हमें क्या करना है? घन का आयतन दिया गया है, इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो 216 इसका आयतन दिया है, तो हमें मालूम है कि घन का आयतन क्या होता है। इसको यहाँ समझिएगा, घन का आयतन यहाँ हम लिख देंगे कि घन का आयतन ये सूत्र होता है। घन का आयतन बराबर जो हमारी भुजा होती है, भुजा का घन, या हम लिख देते हैं एल का घन। ठीक है, इस प्रकार से एल का घन, एल हमारी क्या है? भुजा है, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं भुजा। क्या लिखेंगे? भुजा। भुजा ज्ञात करना है तो भुजा का घन ऐसा भी लिख सकते हैं। आयतन कितना दिया गया है? 216, यहाँ 216 लिखेंगे और बराबर आ जाएगा एल का घन। एल क्या है? हमारी भुजा है। ठीक है, और 216 के इस प्रकार से आपको गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। और एल बराबर ये 216 का घनमूल लगा देना है। एल बराबर आ जाएगा घनमूल 216। घनमूल में यहाँ पर ऐसा 3 लिखा जाता है क्योंकि 1/3 की घात होती है। 2 का इसमें भाग लगा लीजिए। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इस प्रकार से 2 पंचे 10 और यहाँ आ जाएगा 2 चौके
8 यहाँ पे फिर कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 का भाग जाएगा तो 3 3 का भाग लगा दें, 3 नाम 27 और यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, ये आ जाएगा। और इनके जो है बराबर में L बराबर इस प्रकार से आपको तोड़ देना है संख्या को, यानी भुजा बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार दिया गया है और 3 भी हमारा 3 बार दिया गया है। तो इसके दो समूह बन जाएंगे, एक 2 का समूह बन जाएगा, एक 3 का समूह बन जाएगा। 3 3 का समूह बनाएंगे क्योंकि घन मूल निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ 3 लिखेंगे तो इसमें से एक 2 निकल के आ जाएगा और यहाँ से एक समूह में से 3 निकल आएगा तो 3 दूनी 6, यानी भुजा हो जाएगी भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। 3 दूनी 6, 6 सेंटीमीटर ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से हमें अपनी कॉपी में हल लिखना है उत्तर सहित। इस प्रकार से आपको ये हल करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आगे प्रश्न क्रमांक दिया गया है। तो यहाँ देखें 18वां प्रश्न और 18वें प्रश्न के बाद यहाँ देखिए 19वां प्रश्न। बिल्कुल आपको ऐसे ही 26 प्रश्न वार्षिक परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो मैंने 26 प्रश्न बिल्कुल पेपर के हिसाब से यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो पिछले वर्षों में पूछे गए थे वो वही प्रश्न हैं। तो वैसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को जरूर आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। अब यहाँ देखें प्रश्न 19वां दिया गया है कि 4 बाय और यहाँ पे 5 बाय ऋण 6 धन 4 को सरल करो तथा बाय बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पे बाई लिखा हुआ है वहाँ पे हमें 4 लिखना है, लेकिन कब लिखना है? जब इसको सरल कर लें तब, पहले से नहीं रखना है। तो यहाँ देखिए हम इसको हल करते हैं। इस प्रकार से यहाँ लिख लेंगे हल और लिखेंगे 4 बाय, क्या लिखा हुआ है 4 बाय और यहाँ पे लिखा 5 बाय ऋण 6 धन 4। इसको हमें हल करना है। पहले तो हल करेंगे, यहाँ बराबर का निशान, 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 बाय वर्ग, बाय का बाय में गुणा, और यहाँ पर 4 बाय का 6 में, तो 4 6 24 बाय आ जाएंगे। यहाँ पे 24 बाय सीधे ही लिखते चल रहा है धन 4। ये हमारा समीकरण हल हो गया। इसको सरल करना था, ये सरल हो गया। अब बाय बराबर 4 दिया, बाय की जगह पर 4 लिख दीजिए। तो यहाँ बराबर, यहाँ पर बाय की जगह पे 4 लिखना, तो कोष्टक बनाते हुए यहाँ पे आ जाएगा 4 का वर्ग। ठीक है ना, बाई की जगह पे 4, तो ये 4 का वर्ग, यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 24 और ये बाई की जगह पे गुणा में 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी धन 4। अब यहाँ पे देखें 4 चौके 16, तो यहाँ आ जाएगा 20 गुणित 16 और ऋण, यहाँ पे 24 का 4 में गुणा कर लें तो 24 चौके 96 धन 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 16 दूनी 32 यानी 320 और यहाँ 96 में से पहले 4 को क्या कर दें, घटा दें, तो कितना बचेगा, 92 बचेगा। 320 में से 92, यहाँ 320 ऐसा लिख करके अलग से और 92 ऐसे घटा लें तो यहाँ मिल जाएगा 8 और यहाँ पे घटा दीजिए, 12 में से 10 जाएंगी 2, यहाँ पर 1 बचेगी, यहाँ पर आ जाएंगी 2, 228 और यह बराबर में उत्तर आ जाएगा 228। ये इसका मान होगा। ये हमें यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक जो दिया गया है ये 20वां है और इसमें लिखा हुआ है ऐसे घन की भुजा ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल टा बना दें, यहाँ पे टा नहीं बना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको सूत्र इसका मालूम होगा। तो यहाँ देखें घन की भुजा, इसमें भी हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन दिया गया है तो यहाँ हल लिखेंगे और इसका सूत्र लिख देंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है ना, क्षेत्रफल बराबर होता है 6L का वर्ग, यानी 6 गुणित भुजा का वर्ग, ये आ जाएगा। तो क्षेत्रफल दिया गया है 600, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 6L का वर्ग। अब ये गुणांक है 6 तो बटे में आ जाएगा, 600 बटे 6 करते हुए यहाँ पे आ जाएगा L वर्ग और 6 से इसको काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, यहाँ मिल जाएंगे 100।
तो एल वर्ग बराबर कितना मिल गया 100। 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे। एल बराबर ये वर्गमूल आ जाएगा 100। तो एल बराबर कितना हो जाएगा ये 10 गुणित 10, या फिर आप जो है इसके दो दो के गुणनखंड करके दो दो के समूह बना करके भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक जोड़ा आ जाएगा, एक जोड़ा है 10 का, तो ये एल बराबर यानी भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें हल करना है, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो भुजा किस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से हमें भुजा निकालना है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक देखें। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 21वें प्रश्न में दिया है कि m का मान ज्ञात करो, जिसके लिए यहाँ पे समीकरण दिया गया है। ऋण 3 पर m-1 की घात गुणित ऋण 3 पर 5 की घात बराबर ऋण 3 पर 7 की घात। तो यह घातांक के नियम के द्वारा हमें इसको समीकरण को हल करना है। तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ हल के रूप में लिखेंगे कि यहाँ पर जो ऋण 3 तीनों जगह देखें तो ये इसके आधार समान हैं। इन समान आधारों को हम किस प्रकार से लेते हैं, यहाँ देखिएगा कैसा हल करना है इसको। हमें यहाँ लिखेंगे हम हल, और इसी संख्या को फिर से उतारेंगे कि ऋण 3 पर m-7 की घात और गुणित में लिख दीजिए ऋण 3 पर 5 की घात। ये 5 की घात दी गई और बराबर में लिखा हुआ है ऋण 3 पर 7 की घात। तो यहाँ देखें जब आधार हमारे एक ही होते हैं, समान होते हैं, तो गुणा में घातें क्या हो जाती है, गुणा लगा हुआ जुड़ जाती हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे या करते हुए ऋण 3 पर m-7 की घात तो है ही, लेकिन ये जो 5 है (5) और इसमें क्या होगी, घात जुड़ जाएगी। और बराबर में देखें ऋण 3 पर कितने की घात लगी है, 7 की। अब यहाँ देखिए ऋण 3 पर यहाँ पर घात है और ऋण 3 पर बराबर में भी घात है, यानी आधार हमारे समान हैं, तो ये घातें जो होती है बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो 7 और 5 12 हो जाएगा, m-12 इसको यहाँ से लिख देंगे या m-12 बराबर 7 आ जाएगा, क्योंकि ये आधार समान होने पर घातें बराबर हो जाती हैं। अब इस 12 का पक्षांतर कर दीजिए तो m बराबर 7 ऋण 12 आ जाएगा, और 7 में से 12 घटाना, यानी यहाँ पर ऋण के बचेंगे, क्योंकि 7 में से 12 नहीं घटते, तो 12 में से 7 घटाएंगे, 12 का ऋण का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे, 12 में से 7 जाएंगी 5, ऋण के 5, m बराबर ऋण 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक, इस प्रकार से हमें ये प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप इसको। अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है कि मानक रूप में व्यक्त करो। 22वें प्रश्न में दिया मानक रूप में व्यक्त करो, तो इसको भी किस प्रकार से हमें मानक रूप लिखना है इसका। यहाँ देखिए इसका हल, यहाँ लिखेंगे हल, और इस प्रकार से ये जो हमारा प्रश्न पत्र रहेगा, इस प्रकार से हल लिखते हुए पहले इस संख्या को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। 0 यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0 5 बार 0, और ये आ जाएंगे 7 8, और फिर इसके बाद यहाँ नीचे करते हुए बराबर, यानी जब हम इसका मानक रूप में लिखते हैं तो मानक रूप में एक संख्या के बाद दशमलव लगता है, तो बराबर आ जाएगा 7.8 ऐसा, और ये दशमलव का उतारेंगे 1, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ दशमलव लगा दिया, तो 6 शून्य यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से 6 शून्य उतार देंगे, ये 6 शून्य आ जाएंगे, और बराबर में 7.8 यानी 10 पर कितने की घात आ जाएगी, 6 की, यहाँ बटे में 10 पर 6 की घात, और इसको बराबर में लिखेंगे तो 7.8 गुणित 10 पर ये घात ऊपर जाके किसकी बन जाती है, ऋण की। ये हमारा उत्तर होगा, यही इसका मानक रूप है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है। आगे देखें, यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी यहाँ पे समझ लीजिए। ये दिए गए 23 से दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उसे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी छाया 15 मीटर है। तो अब देखिए एक ही स्थिति इनकी बनती है कि 14 मीटर ऊंचा बिजली का एक खंभा है, कितना है, 14 मीटर ऊंचा है, और छाया कितनी है उसकी, 10 मीटर। समान
परिस्थितियों में, जब एक ही स्थिति बनती है तब की। यहाँ देखिए इसका हल हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ हल, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर समान अनुपात में संख्या रहती हैं, तो इसको हम इस प्रकार से सारणी बना लेते हैं। सारणी बना करके ऐसा हल करते हैं, इसको सारणी बना लेंगे और सारणी बना करके इसमें देखें कि इसमें जो ऊंचाई दी गई है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि ऊंचाई और छाया की लंबाई। यहाँ देखेंगे ऊंचाई, ऐसी सारणी बनाना है, ऊंचाई, और यहाँ जो रहती है छाया की लंबाई। ठीक है ना, यहाँ छाया की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी दी गई है? 14। तो इस प्रकार से हम बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या मानेंगे? ये 14 दी गई है, और छाया कितनी दी गई है? 10। यहाँ 10 लिख लीजिए। और इसी प्रकार से उसी स्थिति में पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे पेड़ की ऊंचाई x है और छाया कितनी है? यहाँ पर 15 दी गई। इस प्रकार से तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना पेड़ की ऊंचाई x है, माना, यहाँ पे लिख लीजिए क्योंकि उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो माना यहाँ पे लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, x मीटर है, ये हमें यहाँ पे मान करके लिख देना है। और राशियाँ सीधे अनुपात में गमन कर रही हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 14/10 लिखेंगे और बराबर में लिख देंगे x/15। इस प्रकार से तो इस 15 को हम यहाँ सीधा गुणा कर दें कि 14/10 गुणित यहाँ आ जाएगा 15 और बराबर आ जाएगा x, और इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 3 15 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 गुणित 3, यानी x बराबर आ जाएगा 7 गुणित 3 बराबर 21 मीटर। तो यहाँ पर देखिए पेड़ की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 21 मीटर, जिसकी छाया 15 मीटर है। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 21 मीटर पेड़ की क्या आ जाएगी? ऊंचाई। तो इसको इस प्रकार से सीधे समानुपात में जहाँ रहते हैं, तो सीधे समानुपात में हम इसको सारणी बना लेंगे, और सारणी बना करके इस प्रकार से इसको हल करना है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 24 इसमें है, निम्न समीकरण को हल करो। तो इस समीकरण को देखिए, यहाँ समीकरण दिया गया है, ये बराबर में है, इसलिए समीकरण है। बायां व्यंजक दिया, दायां व्यंजक, यानी बाएं तरफ और दाएं तरफ हमारे व्यंजक दिए गए हैं, और इसमें ये भिन्न के रूप में है, यहाँ पर भी भिन्न के रूप में है। तो जो भिन्न की संख्या रहती है हर में, इसका हम क्या करते हैं? लघुत्तम लेकर के हम दोनों पक्षों में उस राशि का गुणा कर देते हैं। 3 और 6 का लघुत्तम लेंगे, तो 3 का और 6 का लघुत्तम समावर्त कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 का यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो चलिए दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे हल करके इसको ऐसा इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ देखिएगा हम इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ देखिए दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर यहाँ लिखिए कि दोनों पक्षों में हल लिख करके, हल दोनों पक्षों में किससे? 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर इस प्रकार से लिखिएगा। और यहाँ पे 6 का गुणा करें, 6 और गुणित कोष्टक में लिख देंगे 6x धन 1, और बटे में कितना दिया गया है? 3, यहाँ धन है। 6 का गुणा 1 में भी होगा, और बराबर में ये यहाँ पर 6 का गुणा हो जाएगा x ऋण 3 और बटे में दिए गए 6। चलिए अब यहाँ पे यदि हमने 6 का गुणा किया तो 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा? या बराबर में हम यहाँ पे ही लिखेंगे, या यहाँ आ जाएगा 2 गुणित 6x धन 1, और बटे में कुछ नहीं रहेगा, 3 थे हमारे कट गए, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 6 एकम 6, और यहाँ पर आगे देखें 6 इससे 6 कट जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा x ऋण 3। इस प्रकार से 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए, या लिखते हुए 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x धन 2 का गुणा 1 में होगा, तो 2 एकम 2, और यहाँ पर पहले से 6 दिए गए हैं तो 6 यहाँ के हो जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा x ऋण 3। अब इन संख्याओं में 6 और 2 ये आ रहे हैं, 6 और 2 8 होते हैं, 8 का पक्षांतर उस तरफ कर दें, x का इस तरफ कर दें। यहाँ पर दिया गया है 12x
या लिखते हुए 12x ऋण x और बराबर में आ जाएंगे ऋण 3 और 6 और 2 8। 8 भी पक्षांतर होके इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे। 8 और 3 11, ऋण के 11 और 12 में से एक x घटाएंगे तो ये भी बचेंगे हमारे 11x बराबर ऋण 11। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर ऋण 11 बटे 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11 ऋण 1 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करते हुए इतना हमें उत्तर लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है तो प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 में दिया कि एक बैग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्तियों की संख्या भी ज्ञात करना है और पौधों की संख्या भी हमें ज्ञात करना है, लेकिन एक बैग में 2025 पौधे हैं। तो वो इस प्रकार से हमें लगाना है कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाए और पौधों की संख्या भी ज्ञात हो जाए, क्योंकि टोटल पौधे 2025 है। इनकी पंक्तियां और पौधों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति कब बनती है जब हमारे पास कोई वर्ग वाली राशि हो, तो हमें संख्या का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। तो किस प्रकार से हम इसको हल करें, तो यहाँ देख लीजिए हमें इसको इस प्रकार हल करना होगा। देखिए ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 26 में दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब घनमूल में क्या रहता है, हम गुणनखंड विधि से घनमूल निकालते हैं। तो यहाँ 27,000 का घनमूल निकालना, यहाँ हमें लिख देना है हल, और हल में इस प्रकार से लिखिएगा 27,000। ये हमारे 27,000 लिख गए, और यहाँ पे ये घनमूल का निशान इस प्रकार से बना लेना है। यहाँ घन और यहाँ पे 3 की घात यानी 1/3 की घात जो रहती है, इस प्रकार से लिखें। और इसके बाद इसको हमें क्या लिख देना है, यहाँ पर देखेंगे फिर से। देखिए यहाँ पर हल के रूप में यहाँ पे लिखें, और यहाँ पर आ जाएगा 27,000, ऐसा लिखिए 27। यहाँ पर 3 लिखते हुए यहाँ पे लिखें 27,000, ये 27,000। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये 27,000 का क्या निकालना, गुणनखंड विधि से यहाँ पर घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, 3 नाम 27, यहाँ पे 3 शून्य आ जाएंगे, फिर 3 का भाग दे दीजिए, 3 तिरका 9, और यहाँ पे आ जाएंगे 3 शून्य, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पे देखें 1,000। अब चाहें इसमें तो आप 2 का भाग भी लगा सकते हैं, पहले भी 2 का लगा सकते थे। चलिए ठीक है, 2 पंचे 10 आ जाएगा, 2 शून्य आएंगे, फिर 2 का भाग लगाएं यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ पर 2 पंचे 10 सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएंगे 250। फिर से 2 का भाग लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 आ जाएगा। और 5 का भाग अब इसमें चला जाएगा, तो 5 का भाग 5 दूनी 10, 5 25, और 5 का फिर लगाइएगा, 5 आ जाएंगे, फिर 5 का लगा देंगे तो यहाँ पर 1। तो ये हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और बराबर में इस प्रकार से घनमूल का निशान बनाते हुए ये यहाँ पर 3 लिखिएगा, और यहाँ पर लिख दीजिए, पहले 2 के गुणनखंड लिख लें, 2 गुणित 2 गुणित 2, और फिर लिख दें 3 गुणित 3 गुणित 3, और 5 गुणित 5 गुणित 5। ये 5 गुणित 5, ये 3 3 के समूह में हमारे यहाँ पर 3 जोड़े बन गए। ये देखिए ये, और प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक हम इस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुणित 3 और गुणित 5। तो इसका ये घनमूल निकल आएगा, किसका, 27,000 का घनमूल। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, उत्तर आ जाएगा 30। और इसको इस प्रकार से उत्तर के रूप में लिखेंगे कि ये उत्तर हमें क्या मिल गया, 30। तो ये सभी प्रश्न हैं जो हमने आपको इससे जो पूरा पेपर सेट बना के दिया गया था, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं, इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि आप अच्छे से अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं प्रतिदिन आपको इसी प्रकार के जो इसके मॉडल प्रश्न पत्र हैं इनको लेकर के आऊँगा। इन सभी की तैयारी कर लीजिए, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से आप पास हो सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।